हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ अनस कमाल और आज आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हुए कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, फटाफट टॉपिक्स को एनालिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सऊदी एयरफोर्स का एक क्रैश हुआ है F-15 का, उसको डिस्कस करेंगे। देन एक पाकिस्तानी मूवी आ रही है डाई चालम, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम चले जाएंगे फटाफट अफगानिस्तान के ऊपर और सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। थोड़ी तो हम पे बदमजगी भी हुई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन हम क्विकली चले जाएंगे, आर्मी चीफ का विजिट हुआ है पेशावर का। उसके बाद एक न्यूज़, जो 2 ऑयल टैंकर टकराए हैं रावलपिंडी में, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन हम जाएंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी वाली साइड में, जिसके अंदर हम जो है PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आपसे डिस्कस करेंगे, डॉलर का रेट आपको बताएंगे और साथ साथ जो है वो NLC के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और आखिर में आपका और मेरा पसंदीदा टॉपिक के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो आखिरकार कौन कौन सी अपग्रेड की गई हैं जो कि अब मुस्तनद वेरीफाइड हो चुकी हैं, उनको भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और कुछ जो मिथ्स हैं ब्लॉक 3 के हवाले से, उनको भी डिबंक करेंगे। तो चलें वीडियो पे चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अपने तमाम व्यूअर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ बेल का आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको शेयर भी किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती आरा है उससे हमें आगाह भी लाजमी किया करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक थोड़ी सी सैड खबर, बुरी खबर, जिसके अंदर सऊदी F-15 जो है सऊदी एयरफोर्स का, वो क्रैश हो गया है और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो दोनों पायलट्स थे वो शहीद हो गए हैं। एक जो पायलट था वो सऊदी एयर चीफ का बेटा था। ये 5 से 6 महीने में सऊदी एयरफोर्स के F-15 का दूसरा क्रैश है। समझ नहीं आ रही कि क्यों ये क्रैश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई टेक्निकल रीजन की वजह से ही क्रैश हुए होंगे। दोनों ही F-15 थे और तकरीबन 6 माह के अरसे में ये 2 क्रैश हुए हैं। अब चलते हैं जो पाकिस्तानी मूवी रिलीज हो रही है दाई चाल, उसकी तरफ। देखिए डाई चाल जो है ये एक पाकिस्तानी प्रोडक्शन है और उसके अंदर ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस है और इसके अंदर जो है वो इंडिया के हेजेमोनिक डिजाइन्स को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जो कुछ इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता है उसको भी एक्सपोज किया गया है और किस तरह इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपनी मुल्क के अंदर और स्पेशली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स है टेररिस्ट की, जो इंडिया की फंडेड प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर जो कि काम कर रही हैं, उनको भी एक्सपोज किया है। तो ये मूवी 8 दिसंबर को रिलीज हो चुकी भी है, तो आप लोग अपने करीबी सिनेमा में जाएं और इस मूवी को जो है वो लाजमी इंजॉय करें, क्योंकि देखें पाकिस्तानी कंटेंट को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, ये हम पाकिस्तानियों पे फर्ज है। अपने कंटेंट को सपोर्ट करेंगे, अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा कंटेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिससे जो नॉलेज है कौम की उसमें इजाफा भी होगा और जो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल गोल्स हैं उनको अचीव करने में जो है वो आसानी होगी। अब हम चलते हैं फटाफट अफगानिस्तान की तरफ। तो सबसे पहले गुड न्यूज़ है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अफगान तालिबान इंटरम जो गवर्नमेंट है उसके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा जो 2 लोग भी गिरफ्तार किए नादरा के, जिन्होंने इस पर्टिकुलर पासपोर्ट को इशू किया था। इसके अलावा 50,000 अफगानियों के जो पाकिस्तानी पासपोर्ट थे जिन्होंने 2 नंबर तरीके से यानी इलीगल तरीके से हासिल किए थे, उनको भी कैंसिल आउट कर दिया है। इसके अलावा तकरीबन 12,100 के करीब कमोबेश सऊदी गवर्नमेंट ने हमसे नाम शेयर किए थे, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से नाम शेयर किए थे उन अफगानियों के जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब के अंदर मुलाजमत हासिल की यानी नौकरी हासिल की। उनके भी जो पासपोर्ट्स थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं और ये जो अफगानी हैं इनको भी डिपोर्ट कर दिया गया है सऊदीया से वापस अफगानिस्तान। इसके अलावा अब चलते हैं तोरखम की तरफ। तोरखम के ऊपर थोड़ी सी जी बदमजगी हो गई अफगान तालिबान मिलिशिया के साथ। पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी, जब पाकिस्तान एक मासूम सा प्यारा सा साइन बोर्ड लगा रहा था कि वेलकम टू पाकिस्तान। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अफगान तालिबान को इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या तकलीफ महसूस हुई जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि ये बोर्ड यहाँ पे नहीं लग सकता। लेकिन तकरीबन 6 से 8 घंटे के बाद अफगान तालिबान ने एक बोर्ड के सामने सरेंडर कर दिया और वो बोर्ड जो था वो लगा दिया गया और अफगान तालिबान जो थे अपनी पोजीशन से पीछे हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि जब पाकिस्तान अपना स्टांस मनवाना चाहे और पाकिस्तान अपनी बात मनवाना चाहे तो 5-6 घंटे से ऊपर टाइम नहीं लगता। यहाँ पे मैं ये पता चलूँ कि अफगान तालिबान को प्रॉब्लम क्या है, उनको तकलीफ क्या पड़ी हुई है बेसिकली इस वक्त जो है, उनको दुख किस बात का है। तो देखें जो हमने डॉलर स्मगलिंग को रोका है जो अफगानिस्तान में हो रही थी, उसकी वजह से उनको बहुत शदीद तकलीफ का सामना है। इसके अलावा जो इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स को हम पाकिस्तान से निकाल रहे हैं उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसके अलावा जो हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला है डिप्लोमेटिक भी और भी बहुत सारे तरीकों से कि TTP के खिलाफ यानी कि जो एक दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और जो अफगानिस्तान में सेफ हेवन्स हैं उनको क्रब करें, उसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जो मंजूर पश्तीन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और या पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने गिरफ्तार किया है फसाद करते हुए, दंगा करते हुए,
उसकी गिरफ्तारी से भी उनको जो है वो शदीद तकलीफ का सामना है। अब चलते हैं फटाफट COS के यानी कि आर्मी चीफ के जो पेशावर का विजिट हुआ है उसकी तरफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो पेशावर का विजिट किया है, जहां पे उनको सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतल्लिक जो है वो अपडेट किया गया है। इसके अलावा जो ऑन गोइंग IBOs हैं यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके हवाले से भी उनको ब्रीफ किया है। इसके अलावा आर्मी चीफ को ब्रीफ किया गया है कि जो इलीगल अनडॉक्यूमेंट अफगान्स को जो हम मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, वहां से वापस भेज रहे हैं, उसके हवाले से। और COS ने ये कहा है कि जो ये अफगान्स थे, ये जो थे पाकिस्तान में टेररिज्म, ड्रग्स और मल्टीपल अदर क्राइम्स के अंदर जो थे वो मुलव्वस थे। इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला किया कि इनको जो है वो इस मुल्क से निकाल के अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। ताहम इनकी जो वापसी का अमल है उसको एक अच्छे तरीके से, एक इज़्ज़तदार तरीके से जो यकीनी बनाने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा COS ने इस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि जो न्यूली इमर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि आपको पता होगा ट्राइबल एरियाज को अब डिस्ट्रिक्ट्स का दर्जा दे दी गया है, तो उनकी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी जो आर्मी चीफ ने बहुत ज़्यादा जो है ना एम्फेसाइज किया। और मैं आपको ये बता चलूँ कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्ली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो जन्म लेते हैं। अब हम चलते हैं, एक पिंडी के अंदर वाकया हुआ है जिसके अंदर 2 ऑयल टैंकर जो थे वो आपस में टकरा गए और सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ चलनी शुरू हो गई कि नूर खान एयरबेस के सामने जो है वो 2 ऑयल टैंकर टकरा गए और हमारे जो पड़ोसियों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जो इसमें ऑयल जा रहा था ये एयरफोर्स के लिए था और दिस एंड दैट एंड ब्ला। कुछ भी नहीं हुआ जी, 2 कमर्शियल बेसिकली ऑयल टैंकर्स थे जो आपस में टकराए हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी आग लग गई है और पड़ोसियों को भी आग लग गई। तो ये एक वाकया हुआ। ऑब्वियसली वो एक बिजी राउट है और मैं आपको उस राउट का बता दूं, जो लोग पिंडी इस्लामाबाद रहते हैं वो मेरी बात ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ये बेसिकली जैसे फ्लाईओवर आता है स्कीम 3 वाला, जैसे ही वो खत्म होता है तो बिल्कुल उसके सामने लेफ्ट पे कट आता है, तो उस कट के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है। वहां से नूर खान बेस जो है वो अगर दोनों साइडों से हम अप्रोच करने की कोशिश करें तो एक साइड से तकरीबन 1 किलोमीटर और दूसरी साइड तकरीबन जो है 1.5 किलोमीटर के करीब है। तो बेसिकली नूर खान का कोई ताल्लुक था नहीं, लेकिन जो लोग फेक प्रोपेगेंडा करते हैं उनको असल खबर तो वैसे भी सुननी नहीं होती, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो चलें अब आपके साथ इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो तकरीबन 64,000 पॉइंट या उससे ऊपर कमोबेश है। आप अपने सामने स्टैट्स भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली हम वीडियो एक दिन पहले बनाते हैं तो स्टैट्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको पता हो। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। देखें, इसका मतलब यह है कि बुल रन चल रहा है, इन्वेस्टर्स जो लोकल हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक स्टॉक मार्केट में आपको इकोनॉमिक बूम नजर आता है। इसके अलावा डॉलर का रेट भी आपके सामने है। डॉलर जो है वो फिर एक नोज डाइव की तरफ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो डॉलर है वो 284 रुपए से भी कम होगा और तकरीबन सेटल डाउन करेगा 270 से 275 रुपए के दरमियान। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों की तरह के जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं जो 15 दिसंबर को दोबारा से चेंज होनी है, उनके अंदर भी रद्दोबदल होगा और पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली नीचे आएंगी। बट देन अगेन ये गवर्नमेंट के फैसले हैं, गवर्नमेंट की दूरअंदेशी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं रिगार्डिंग द पेट्रोलियम प्राइसेस। बट टेक्निकली इंटरनेशनल प्राइसेस को देखा जाए और डॉलर के रेट को देखा जाए तो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो उनको नीचे आना चाहिए। अब चलते हैं आपके, मेरे और पूरी कौम के पसंदीदा टॉपिक की तरफ, जो कि है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में आखिरकार कौन कौन सी अपडेट्स की गई। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा हमने इस चीज़ के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, मल्टीपल ट्वीट्स भी किए हैं, लेकिन ऑब्वियसली कन्फ्यूजन रह जाती है लोगों के अंदर। और अब एक प्रॉपर जहाज़ हमारे सामने आ गया तो हम आपको जो है वो मोर ऑफ लाइक डिटेल में बता सकते हैं कि कौन सी एग्जैक्टली जो है वो अपडेट्स की गई हैं। सबसे पहले तो इसमें मॉव्स ऐड किए गए हैं, यानी कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स। पहले इसमें नहीं थे, पहले इसमें सिंपल RWR थे। इसके अलावा इसके चिन के ऊपर एक हार्ड पॉइंट ऐड किया गया है, लेकिन ये जो हार्ड पॉइंट चिन के ऊपर ऐड किया गया है ना, ये बेसिकली जो है ये टारगेटिंग या जैमिंग पॉड्स को कैरी करने के लिए होगा। इसके ऊपर बॉम्ब्स या इसके ऊपर मिसाइल जो है वो नहीं लगाए जा सकते, तो इसको आप ड्राई हार्ड पॉइंट कह सकते हैं, ये वेट हार्ड पॉइंट नहीं है। तो लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो AES से रडार शामिल किया गया है। पहले जो था वो नॉर्मल रडार था, यानी कि फेज्ड रडार था। अब जो है वो AES से रडार जो है इसमें ऐड किया गया है और जो उसका रडार का नाम है वो है KLJ-7A। ठीक है, पहले जो था वो KLJ-7V1 या V2 यूज करते थे, अब जो है वो A वेरिएंट है, यानी कि AES से वेरिएंट है। इसके अलावा HMD ऐड की गई है, यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। उसके बाद इसका जो हड है वो रीडिज़ाइन किया गया है, यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले जो है ये बेसिकली J20 से ड्राइव किया गया हेड्स अप डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। अगर हम थोड़ी सी वेपनरी की बात कर लें तो इसके अंदर जो 2 मिसाइल्स बेसिकली ऐड किए गए हैं वो एक PL-10 है
और PL-10 जो है वो हॉब्स कैपेबल है, यानी कि हाई ऑफ बोर साइट है, इसीलिए इसमें HMD भी लगाई गई है, यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी इसलिए लगाया गया है ताकि जो है वो हॉब्स कैपेबल PL-10 को जो है वो मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो यूज किया जा सके। फिर इसके अंदर PL-15 का भी एडिशन है। अब बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि PL-15 जो है वो अभी तक ब्लॉक 3 के साथ नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला है, आखिरकार दुबई एयर शो में भी नजर नहीं आया PL-15 ब्लॉक 3 के साथ। देखिए बेसिकली इस वक्त जो है वो इंटीग्रेशन का अमल जो है वो PL-15 का जारी है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ मिसाइल्स होती है विद द न्यू रडार, इट्स अ कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ये इतना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ 2 तारे जोड़ी और मिसाइल जो है ना वो रडार के साथ इंटीग्रेट हो गया। इसमें बहुत सारे सोर्स कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत सारे आपको टेस्ट लेने पड़ते हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन तो एक बात है, उसके बाद उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको उसको क्लियरेंस करवानी पड़ती है। क्लियरेंस करवाना कोई इतना आसान काम नहीं है, तो इट विल टेक सम टाइम। बट PL-15 जो है वो ब्लॉक 3 के साथ डेफिनेटली आएगा, इनफैक्ट आ चुका हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक डिस्प्ले के अंदर इट विल टेक सम टाइम कि उसको पब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाए एक्सपोर्ट के लिए। तो यहां मैं एक और बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि PL-15 को पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक 3 के साथ एक्सपोर्ट के अंदर ऑफर भी करे, ठीक है, कि PL-15 कैटेगरी के जो मिसाइल्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आप उसको एक्सपोर्ट के लिए उसको ऑफर करें। तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ PL-12 यानी कि SD-10 जो BBR मिसाइल है जो ऑलरेडी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में लगा हुआ है वही हो सकता है। तो इसमें जो है वो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PL-15 जो है वो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल ना हो, पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट ना करे, लेकिन पाकिस्तान के जो ब्लॉक 3 होंगे उनके साथ डेफिनेटली PL-15 आएगा। यहां पे बता दूं कि जो पहले पुराने मिसाइल हैं जिसमें PL-5 है वो तो है ही है ब्लॉक 3 के साथ, इसके अलावा जो PL-12 है वो भी ऑब्वियसली जो है वो ब्लॉक 3 के साथ आया, क्योंकि वो तो पिछले ब्लॉक से चलता हुआ आ ही रहा है। अब यहाँ पे बात करें थोड़ी सी इंजन की, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जी इंजन के ऊपर। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि देखें इसके अंदर बेसिकली RD-93 ही लगा हुआ है, ना ही इसमें RD-93MA है, ना कोई और इंजन है। हाँ, मैं आपको ये अपडेट बता दूं कि फ्यूचर में जब ब्लॉक 2 को ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पे अपग्रेड किया जाएगा और ब्लॉक 3 के जितने भी यूनिट्स हैं वो मैन्युफैक्चर या बिल्ड हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान जो RD-93 है उसको रिप्लेस करेगा WS-13 से। अब यहाँ पे कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि इंजन चेंज करने के लिए स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड सीख लिया स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स वाला। तो मैं आपको बता दूं कि जो WS-13 की डायमेंशंस हैं और जो RD-93 की डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल एक ही जैसी हैं। WS-13 से हमें फायदा ये होगा कि जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो बेहतर हो जाएगा, और जो उसकी सर्विस लाइफ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो उसमें जो है हमें ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट में भी कमी आएगी। तो इसलिए WS-13 की तरफ जाया जा रहा है कि एक तो उसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर है और साथ ही साथ जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी लो हो जाएगी, तो इसलिए इसकी तरफ जाया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, आराम से 5 से 7 साल आराम से लग जाएंगे कि हम जो है इस इंजन को चेंज करके WS-13 की तरफ जाएं। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इंजन चेंज करने के अंदर RD-93 से WS-13 की तरफ हमें स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स की जरूरत थंडर के अंदर नहीं है। तो जो शगुफे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स की जरूरत है, हाँ जरूरत पड़ती है। जब इंजन के डायमेंशन सेम ना हो, इंजन की स्पेसिफिकेशन जो मेजर होती है वो सेम ना हो, तो फिर जरूरत पड़ती है, लेकिन इस केस में जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल यानी कि NLC से बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने फाइनली जो है वो एक शिपमेंट जो है वो किर्गिस्तान भेजी है वाया चाइना, और इसके अंदर हमने अफगानिस्तान को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो बाईपास किया है और सेंट्रल एशियन स्टेट जो किर्गिस्तान है उसके साथ कनेक्ट किया है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। फ्यूचर में जो है हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जो है वो CPEC से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम उनको गवादर पोर्ट से जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि NLC जो है वो सक्सेसफुली कार्गो लेके जो है वो किर्गिस्तान गई है वाया चाइना। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। एक जो मेरा आप लोगों से शिकवा है ना आखिर में, वो ये है कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई मसला क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज आनिस कमाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम्स यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।